आपने राजस्थान विधानसभा को लेके क्वेश्चन राइज किए, दावा किया कि ये वास्तु दोष है, इसमें भूमि दोष भी है और भवन दोष भी है। जो नई पार्लियामेंट बनी है उसको लेके भी जी क्वेश्चन जी राइज जी जी किए जी थे। मेरा उसमें भी ये तिकोनिया भवन बन गया है। 100% जो है उसको अभी काफी सुधारों की गुंजाइश है। ऐसा तो नहीं है कि पब्लिसिटी पाने के लिए आप इस तरह की अनगढ़ बातें जो है आरोप लगा देते हो। रवि जी, मैंने ये बात स्पष्ट कही है, पूर्णतः वैज्ञानिक है। चंद्रा स्वामी का आपने जिक्र किया, वो दुनिया का भविष्य बता रहे थे, उनका भविष्य जेल में था, उन्हें खुद ही नहीं पता। नहीं, ऐसा नहीं आदरणीय, ये तो क्या जैसे पूज्य आसाराम बापू है। आप उन्हें पूछिए, बताते हैं मैं जिनको एक देश बात की कहूं, अदालत ने सजा दे दी। लाखों लोगों की भीड़ रोज उनके दर्शन कर रही है। वो कोई योग संजोग था, उनके ग्रहों का कोई योग संजोग था। मैं उनको इससे इनकार नहीं करता हूँ। आजीवन कारावास हो गया महाराज जी, ऐसे लोगों को पूजनीय ना कहा जाए। नहीं आदरणीय, उसमें एक बात है, भारत की अदालत को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन भारत की अदालत कैसी है ये जग जाहिर है। मोदी जी का कैसा समय चल रहा है? मोदी जी का जो है अभी समय अच्छा चल रहा है। उनका स्वयंभू हाथ है। स्वयंभू का मतलब होता है अपनी व्यवस्था स्वयं खड़ी करना। कांग्रेस पार्टी का नया कार्यालय बन रहा है, वो बहुत ज्यादा दोषी हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को जानबूझ के ऐसा कार्यालय दे दिया? इस रणनीति में मैं हमारे मोटा भाई अमित शाह जी को मानूंगा। आम आदमी पार्टी वालों क्या कहेंगे अगर वो कार्यालय छोड़ दें तो फिर से राइज करें? बिल्कुल बिल्कुल 100%। नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चनियर में आपका स्वागत है। बात हम डॉक्टरों, नेताओं, राजनेताओं, फिल्म स्टारों की करते हैं, लेकिन अब बात है ज्योतिष की। क्योंकि आज की जो दुनिया है वो बेशक 21वीं सदी में जी रही हो, लेकिन फिर भी वो ज्योतिष के माध्यम से, वास्तुशास्त्र के माध्यम से, तमाम वो तरीके जो उनके भाग्य के अनुसार ठीक बैठते हो, यानी कि शुभ अवसर हो, शुभ काम हो, शुभ दिशा में हो, इन सब चीजों से चलते हैं। और इसमें चाहे व्यापारी हो, नेता हो, अभिनेता हो, राजनेता हो, या फिर कोई और काम करने वाला हो, बिजनेसमैन हो, वो सभी जो है वो इनके अनुसार ही चलते हैं। तो इसी में वास्तु की यदि बात करें, उसका भी एक बड़ा रोल है। ज्योतिष में अलग अलग जो है विधाएं हैं, लेकिन एक है वास्तुशास्त्र। और वास्तुशास्त्र के जो हैं आचार्य गणेश महाराज जी हमारे साथ हैं, जो जयपुर से हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है जी। और महाराज जी का मैं परिचय एक ढंग से और भी करवा दूं कि महाराज जी कई सालों से लगातार जो है कई मुद्दों को ऐसे को उठाते हैं, चाहे वो लोकसभा की नई बिल्डिंग हो, विधानसभा राजस्थान हो। और इन्होंने ये कहा था कि विधानसभा राजस्थान जो है वो वास्तु दोष के कारण जो है अशुभ है, और यहाँ के जो विधायक हैं उनके साथ घटनाएं होती रहेंगी। क्यों महाराज जी, ऐसा ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल। तो पहला सवाल ये महाराज जी कि आपको कितना लंबा अनुभव है गणेश जी बाबा को, और किस आधार पे आपने ये चैलेंज किया था? हालांकि अब तो वो गवर्नमेंट ने भी मान लिया है। आदरणीय, पिछले 35 वर्षों से, लंबे समय से, 35 वर्षों से अधिक से मैं इस विधा को जो है जानता हूँ। इस पे मैंने अध्ययन प्राप्त किया है। मैं ज्योतिष का विद्यार्थी था। उसके बाद में ये भी एक ज्योतिष का अंग होने के कारण इसको मैंने पढ़ा, समझा, और उसके बाद में प्रत्यक्ष प्राप्त किया कि ये एक भारत की सशक्त विधा है, जो नितांत आवश्यक है हमारे निर्माण के कार्यों में, हमारी फैक्ट्री में, हमारे उद्योग में, हमारे अस्पताल में, हमारे फिल्मी स्थिति में, किसी भी, चाहे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो, किसी भी स्थिति के अंदर में भूमि के साथ में ये शब्द जुड़ा हुआ है, ये व्यवस्था जुड़ी हुई है, ये सब्जेक्ट जुड़ा हुआ भूमि के साथ में। और ये वास्तुशास्त्र बड़ा प्रमाणिक और पूर्णतः वैज्ञानिक, 100% विज्ञान से युक्त ये समायुक्त है। और ये वास्तुशास्त्र बड़ा अद्भुत विषय है। गणेश जी महाराज, पहले हम जो मतलब भोले वाले लोग थे, एग्रीकल्चर से ज्यादा जुड़े हुए थे, तो अक्सर देखते थे पंडित जी से शुभ समय पूछ लिया और वो काम कर लिया। वो दिशा, डायरेक्शन, वास्तु का इतना महत्व नहीं था, लेकिन इन दिनों बहुत ज्यादा जी 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 जी। इसका मूल कारण ये हुआ कि पहले, आज के 20-30 वर्षों पहले और 50 वर्षों की बात की जाए तो उस समय हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे। हमारी रहने की, खाने पीने की, सोने बैठने की, उठने की जो प्रक्रियाएं होती थी वो जमीन से जुड़ी हुई थी। और प्रकृति से, जमीन से जब व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसमें वास्तु स्वतः आ जाता है। वास्तु का अर्थ ही प्रकृति का स्वरूप होता है। प्रकृति के 5 तत्वों के आधार के ऊपर में ये सारा का सारा दुनिया का ये खेल है।
पंच तत्व से हमारा शरीर है, पंच तत्व की व्यवस्थाओं से सब कुछ सृष्टि चलती है। इसी आधार के ऊपर में वास्तुशास्त्र का स्वरूप धारण होता है। तो पहले प्रकृति के साथ हम जुड़े होने के कारण इतना वो नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे ये चीज़ें सामने आई, जैसे आज के 50 साल पहले मोबाइल का या फ़ोन का या दूरभाष का या इन व्यवस्थाओं का नहीं था, लेकिन ये चीज़ें थी। हमारे महाभारत के अंदर में जो है महाभारत का युद्ध तो पूरा का पूरा दूरदृष्टि से देखा गया। तो हमारी ये भारतीय विधाएँ थी, परंतु ये लोकोचार में और सामयिक दृष्टि से जो अब समय के साथ-साथ इनका विकास हुआ है। तो यदि बात करें गणेश जी महाराज, आपने राजस्थान विधानसभा को लेके क्वेश्चन राइज किए, कई बार आप जो है मीडिया में भी छाए रहे और आपने ये दावा किया कि ये वास्तु दोष है, और कई सारी घटनाएं भी देखो हुई कई विधायकों के साथ, चाहे वो उनकी अकाल मृत्यु हो गई हो, दुर्घटना हुई हो, जेल जाना पड़ा हो। ये किस आधार पे आपको पता लगा, कैसे आपने इतना बड़ा दावा किया? यद्यपि मैं भारत देश के 10 से ज़्यादा विधानसभाओं का निरीक्षण कर चुका हूँ वास्तु की दृष्टि से, परंतु जब राजस्थान विधानसभा की बात आती है तो मैं मूलतः जयपुर का होने के कारण, राजस्थान का होने के कारण मेरी नैतिक जवाबदारी बनती है। जब इसका निर्माण हो रहा था, नव निर्माण हो रहा था, तो राजस्थान एक ऐतिहासिक परंपरा का प्रदेश है। तो निर्माण के समय में मैं वहाँ गया, देखा, तो मैंने कहा कि जब ये निर्माण गलत हो जाएगा, तो उसी समय से मैं इसके उसमें लग गया था कि ये गलत भूमि पे बन रही है। इसमें 2 बात आती है, एक तो होता भूमि दोष और एक होता निर्माण दोष। तो इस राजस्थान की, हमारी राजस्थान की विधानसभा में, नई विधानसभा जो है, इसमें भूमि दोष भी है और भवन दोष भी है। यद्यपि अभी कुछ इसी वीक सप्ताह में 10 दिन पहले ही इसका जो है कुछ हमारे वास्तु के भाई आए, मैंने बहुत बड़ा काम किया है इसमें। मैं पहला वास्तुशास्त्री हूँ जो ऊपर शिखर तक, गुंबद तक जा करके इसका अवलोकन किया, और कई बार कर चुका हूँ, 2-2 4-4 घंटे, 5-5 घंटे। माननीय सुमित्रा सिंह जी जब इसकी विधानसभा अध्यक्ष हुए थे, उनके कार्यकाल में तो मैं पूरी विधानसभा का एक बारीक से बारीक, तो मैंने वहां प्राप्त किया कि कम से कम 200-300 बड़े दोष है जिनको निकालना बहुत जरूरी है। और अभी जो हुआ इसी वीक में, तो वो काफी कुछ संतुष्टि वाली बातें हुई, लेकिन पूर्णतया अभी वो निष्कलंक निर्दोष वास्तु गणेश के जी रूप में महाराज, नहीं आई है। बात करें विधानसभा की, जी जयपुर विधानसभा जी की, जी जी 200 विधायक जो हैं हाँ। विधानसभा में बैठते हैं। 25 सालों में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि 200 विधायक एक साथ बैठे हों। तो इसकी बड़ी वजह क्या आप जो है ये वास्तु दोष जी, घटना मानते हैं? पूर्णतः वास्तु का उसमें वो था, और अभी कुछ दोषों का जो समन किया गया है, तो उस दोषों के समन के प्रभाव से जो है पहली बार ये स्थिति आई है कि उसमें 200 की संख्या पूर्ति हुई। लेकिन मैं पूर्ण इसे आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। उसमें कुछ ना कुछ घटना, 2 घटना बहुत जल्दी ही घटेगी। 1-2 लोगों का फिर नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि जो उपाय जितना होना चाहिए था वो अभी नहीं हो पाया। हालांकि काफी कुछ हुआ है उसमें, मैं स्वयं उस चीज को समझा, पढ़ा, लोगों के द्वारा सूचनाएं, मीडिया के द्वारा मेरे पास सूचनाएं आई, मैं तो देखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ। लेकिन पूर्णतः जब तक ये दोष मुक्त नहीं हो पाएगी, तब तक उसमें ये उठापटक चलती रहेगी। उसके बावजूद भी 200 होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका निर्णय क्या आता है, क्योंकि 200 की संख्या के बाद में भी उसमें समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई है। रोज उठापटक, कुर्सी से उठापटक कर रहे हैं, जो है हल्ला गुल्ला बहुत तीव्र स्थिति में हो रहा है। राजनीतिक दोनों पार्टियां वो उसके ऊपर आरोपित हो रही है, वो उसके ऊपर आरोपित हो रही है। कोई जनता के लिए कोई निर्णय की स्थिति नहीं आ पा रही है। वहां राजस्थान में जो अभी बड़े बड़े कार्यक्रम हुए सरकार के द्वारा, वो भी सफलता की स्थिति में नहीं माने जाएंगे। जैसे राजस्थान समिट हुआ, माफ करना, वहां पूरे विश्व से लोग आए थे, तो उसके बावजूद भी जो है उसको हम, जैसा हमारी प्रेस मीडिया कहती है, 20-30%, 40% तक काम हुआ है। कोई बहुत बड़ा वो अचीवमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके मूल दोषों को भी दूर नहीं किया गया है। अब करे कौन? एक समिति बन करके और वो काम करे, और हमारे वास्तु भाइयों की एक मीटिंग बुलाए और उसके सामने जो कॉन्फ्रेंस करे कि इसमें क्या क्या दोष है। हालांकि जो कुछ हुआ वो सही हुआ है, जो मैंने पढ़ा है उस चीजों को, लेकिन और आवश्यकता है उसके अंदर में। चूरमा दाल बाटी बन गया है, परंतु उसमें यदि और गौ माता का घी डाल दिया जाता तो उसको स्वादिष्टता और पौष्टिकता बढ़ आपने जाती। ना केवल विधानसभा राजस्थान, बल्कि जो नई पार्लियामेंट बनी है उसको लेके भी जी क्वेश्चन जी 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 मेरा उसमें भी ये तिकोनिया भवन बन गया है। मैंने उस समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब को, मोदी साहब की टीम के कई सदस्यों को, कई मंत्रियों को, कई कैबिनेट मंत्रियों को मैंने सूचनाएं प्रेषित की थी।
संगठन के जो भारतीय जनता पार्टी के जो जुड़े हुए तत्कालीन बड़े लोग हैं उन तब जी। सूचनाएं भेजी थी मैंने मीडिया के माध्यम से, और अपनी ये जो टेक्नोलॉजी उसके माध्यम से मैंने भेजी थी। तो वहाँ कुछ सुधार हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए था अब उसका दुष्परिणाम ये है कि भरपूर सफलता के बाद में भी जो मोदी साहब को जो तीसरे टर्म में जो सफलता मिलनी चाहिए थी और उसमें बहुत न्यूनतम नहीं हो पाया। यानी कि जो 400 पार का नारा था। जी जी, उसमें बहुत, वो तो कोई एक योग था, भारत देश का एक सौभाग्य का दिन था, अन्यथा तो बहुत गड़बड़ हो जाती। तो उसमें अभी काफी कमियां हैं, हमारी लोकसभा के अंदर में काफी कमियां हैं। जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति भवन में कमियां हैं, और अंग्रेजों ने राष्ट्रपति भवन जब बनाया था तो उन्होंने इसलिए नहीं बनाया था कि हम देश भारत छोड़ के भागेंगे, उन्होंने सत्ता पे काबिज होने के लिए बनाया था, लेकिन उसके दुष्परिणाम उनको भोगने पड़े। और भारत की जनता भी भोग रही है। कैसे भोग रही है कि राष्ट्रपति आज भी भारत देश का स्वतंत्रता के लगभग 80 वर्षों के बाद में भी भारत का राष्ट्रपति आज भी रबर स्टाम्प के ऊपर में जो प्रतिपादित होता है, एक जो आइडेंटिटी होनी चाहिए राष्ट्रपति की। जिस प्रकार से हमारे चुनाव आयोग में टीएन शेषन साहब आए आज के 22 साल पहले, और आकर के उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और उन्होंने कहा कि ये होता चुनाव आयोग। तब से हम लोग चुनाव आयोग जानते, क्यों? क्योंकि सारा खेल कुर्सी का था, उनकी जगह का था। उसी प्रकार से राष्ट्रपति भवन में भी हमारे जो काफी दोष है, और उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की इज्जत तो होगी, क्योंकि भारत एक इतना बड़ा देश है हमारा, बाहर जाएंगे तो उनको सैल्यूटेबल भी है, लेकिन जो एक जो रोब और रुतबा होना चाहिए राष्ट्रपति महोदय का, उसमें काफी कमियां हैं, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। क्यों, मैंने उसका कई बार निरीक्षण किया है राष्ट्रपति भवन का। और भारत की जहां तक लोकसभा की बात है, तो लोकसभा 100% जो है उसको अभी काफी सुधारों की गुंजाइश है। अन्यथा आने वाले समय में भारत देश को जो विश्वगुरु का स्वप्न था हमारा, उसमें कुछ कमियां। गणेश जी महाराज, ऐसा तो नहीं है कि पब्लिसिटी पाने के लिए आप इस तरह की अनगढ़ बातें जो है आरोप लगा देते हो और आप जो है अपने आप का नाम व्याख्यात करना जी चाहते जी हैं? जी, इनका आधार भी कोई है? आदरणीय ये जो है, मैंने आपको आदरणीय रवि जी, मैंने ये बात स्पष्ट कही है, पूर्णतः वैज्ञानिक है। जिस प्रकार से राजस्थान विधानसभा के बारे में वहां के तत्कालीन अधिकारी महोदय ने ये मीडिया के सामने कहा था कि इसमें 1200 आर्किटेक्ट थे, इसमें वास्तु दोष तनिक भी नहीं है। मैंने कहा कि 1200 तो बहुत बड़ी बात है, आप 12 व्यक्तियों को, 12 भी छोड़िए, 2 व्यक्ति को ला करके मेरे सामने करवा दीजिए। जहां तक मेरी पॉपुलरिटी का बात है आदरणीय, ये विषय सब्जेक्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण की परंपरा ने, भगवान कृष्ण ने तो यहां तक माना था, जब भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर के गए थे, ये विधा क्या है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं आदरणीय, इस आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश की, विश्व की जनता को मैं बताना चाह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण जब संधि प्रस्ताव लेकर के गए थे और संधि नहीं मानी गई, तो भगवान ने कहा था कि अब अगली मुलाकात जो है मैदान जंग में होगी। तब जाकर के जो है दुर्योधन को जो है वो आभास हुआ कि अरे ये क्या हुआ, तो पकड़ो पकड़ो, तो भगवान ने तत्काल क्षण में जो है सुदर्शन चक्र चलाया। तो इसी प्रकार से 16 कलाओं के अंदर में भगवान निपुण थे। भगवान राम 12 कलाओं के थे, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण। तो 16 कलाओं के अंदर में ये भी एक विधा आती है, तो भगवान ने तात्कालिक प्रयोग किया था। तो ये तात्कालिक व्यवस्था होती है, स्थान की विशेषज्ञता होती है, उस स्थान पे कब क्या कैसा पैतरा किया जाए। तो ये वास्तुकला साहब, ये भारत देश की, ये तो वेदों में इसका उल्लेख है, शास्त्रों में, पुराणों में इसका उल्लेख है, परंपरा से इसका उल्लेख है। आजकल यदि गणेश जी महाराज बात करें, कहीं कोई व्यापार करता है, फ्लैट लेता है, दुकान लेता है, तो वो ज्योतिष को कम वास्तुशास्त्री को ये बहुत बड़ी बात कहाँ लगेगी, मंदिर कहाँ होगा, गल्ला कहाँ होगा, तो इतना भ्रम लोगों में क्यों है? आदरणीय, ज्योतिष का क्या एक बहुत बड़ा विषय, ज्योतिष एक बहुत महासमुद्र है, लेकिन वास्तुशास्त्र उसका एक युवान बेटा है, मतलब एक जवान बेटा जो कमाऊ पूत होता है। तो वास्तुशास्त्र का मतलब होता है वास्तव के अंदर में, रियलिटी है ये। तो इसके प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को पड़ते हैं। जिस प्रकार से हम किसी स्टूडियो में जाते हैं, अब मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे किसी भाई का स्टूडियो था, सुबह का विषय है, वहां उनकी गति 55-60% थे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि थोड़े से वो परामर्श सुझाव मान लेते हैं तो वही गति 60 की गति जो 150 में परिवर्तित हो जाती है, वो उसके परिणाम 2-5-10 दिन में ही आ जाते हैं। इसलिए ऐसी विधा को कौन दूर भागना चाहेगा, लोग आजकल इसके आकर्षित हो गए हैं। आप ये मानते हैं कि एक आम आदमी की पहुंच से ये चीजें दूर है, क्योंकि एक तो अर्ध कचरा जो ज्ञान है वो आदमी को परेशान करता है,
इस तरह के वास्तुशास्त्री ये गली गली में अपनी दुकान और अपनी ब्रांडिंग ये कर बड़ा रहे हैं, महत्वपूर्ण तो प्रश्न। सही आदमी की आइडेंटिफिकेशन ये कहाँ से हो? आप बिल कहेंगे कि ये चीज यहाँ नहीं है, माइक उधर होना चाहिए था, दूसरा आके कहता है हो ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है, ये यहाँ नहीं उस कोने में होना चाहिए था। आदरणीय, अपना ये विषय भारत की प्राच्य विधा थी, तो पहले गुरुकुलों में इसका जो है अध्ययन करवाया जाता था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले अंग्रेजों के राज्यकाल में हमारी शिक्षा नीति को खत्म किया गया, और स्वतंत्रता के बाद में भी जो सरकारें हैं उन्होंने जो भारतीय विधाओं के ऊपर में कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए लुप्त प्राय हो गई थी, मृत प्राय विधाएं हो गई थी। इसलिए जो है अब ये दुर्लभ सा एक विषय है, और इसका मूल्य ज्यादा हो गया, लोग बाग इसको मूल्यवान बना डाले। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। 5 तत्व है, क्षिति जल पावन गगन समीरा, पंच रचित यह अपन शरीरा। तो 5 तत्वों से, वायु से, आकाश से, पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, पांचों तत्व का यदि समावेश थोड़ा सा समझ लिया जाए तो बहुत लाभकारी विधा हो जाती है। और आजकल ये बात तो मैं आपकी स्वीकार करूंगा कि ये बहुत दुर्लभ विषय हो चुका है, और जो है हमारे भाइयों जो है ये आम विषय तक, आम आदमी तक नहीं जा पाती है। तो गुरुकुल परंपरा या कोई ऐसा विषय दिया जाए, जैसे भारत देश के एक अच्छे विद्वान परम पूज्य, अभी वो नहीं है रहे इस धरती पर, चंद्रा स्वामी जी ने मुझसे ये बात बताई थी कि आप महाराज जी इस विषय के अधिकृत विद्वान हो, तो आप के साथ मैं राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी खोलना चाहता हूँ। लेकिन समय को मंजूर नहीं था, वो असमय काल में चले गए। अन्यथा चंद्रा स्वामी का आपने जिक्र किया, वो दुनिया का भविष्य बता रहे थे, उनका भविष्य जेल में था, उन्हें खुद ही नहीं पता। नहीं, ऐसा नहीं आदरणीय, ये तो क्या, जैसे पूज्य आसाराम बापू है, तो आसाराम बापू जी जो 5.5 करोड़ लोगों मैं के आपको थे। माफी के साथ रोकना चाहता हूँ गणेश जी महाराज, आप उन्हें पूज्य बताते हैं, दुराचारी अरे व्यभिचारी आदरणीय, को, मैं जिनको एक बात देश की कहूं, अदालत ने सजा दे दी। सर मैं आपको एक बात बताऊं, आज भी उनके साथ में, आज भी का मतलब अभी की बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान में मैं बात कर रहा हूं। अभी भी पूर्णिमा के दिन, या अभी वो बाहर आए तो हाँ, पहले लाखों से लोगों 31 मार्च तक लाखों लोगों की भीड़ रोज उनके दर्शन कर रही है। वो कोई योग संयोग था, उनके ग्रहों का कोई योग संयोग था, मैं उनको इससे इनकार नहीं लेकिन करता उनको हूँ। आजीवन कारावास हो गया महाराज जी। उसमें कुछ राजनीतिक बू भी आती है, इसलिए राजनीतिक बू आती है क्योंकि वो एकमात्र उस समय में उन्होंने महा आंदोलन किया था ईसाई मिशनरी के खिलाफ में। सबसे बड़ा यदि कोई आंदोलन किया था तो वो आसाराम बापू जी ने किया था, इसलिए वो स्थिति आ रही है। तो कौन सी ताकत थी फिर उनके पीछे? मैं इसमें यदि भारत की बाहर की ताकतों का वो नाम लूं तो कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसी कुछ ताकतें थी। लेकिन तंत्र तो जो है भारत का ही काम कर रहा था, आदरणीय, कानून व्यवस्था यहाँ की काम कर रही थी, आदरणीय, अदालतें यहाँ की काम वो कर रही बिल्कुल थी। आप बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने जहां तक मैं समझा हूं तो वो जो है वो ये जरूर अपना एक थोड़ा सा ये विषय इसका हो जाता है, उलझन का विषय ये। परंतु जब आज स्थिति 5-5 करोड़ लोग उनको फॉलो कर रहे थे, वो समय भी तो था उनका। तो ये तो कोई स्थिति परिस्थिति बस, हाँ मैं स्वयं गया था उनके उनके हाँ, आपने विषय लिया है, उनके आश्रम में भयंकर वास्तु दोष था है। मैंने उनको आगाह किया था इस बात से कि आदरणीय परम पूज्य बापूजी, आपके आश्रम में भयंकर है, जब आपका ये टाइम आएगा तो आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा, और उसमें संपूर्ण परिवार का योग आएगा। उसके बाद में उन्होंने उसको विषय को दुनिया का भविष्य बता रहे नहीं, थे। वो भविष्य नहीं बताते, वो एक अच्छे जो है प्रवचन करता थे, एक सुझाव करता था, एक परामर्शदाता, एक गुरु के रूप में संस्थापित हुए। खुद के परिवार को सुझाव नहीं दिए। नहीं, वो भविष्य तो आदरणीय ज्योतिष तय करते हैं। ज्योतिष क्या ज्योतिषियों की नहीं होती है क्या? यदि मैं हार्ट का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, क्या मेरी आंख खराब नहीं होगी? मैं हार्ट का स्पेशलिस्ट हूँ, क्या मेरा हार्ट फेल नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कोई योग होते हैं, ग्रहों के प्रारब्ध होते हैं। ऐसे लोगों को पूजनीय ना कहा जाए। नहीं आदरणीय, उसमें एक बात है, जैसे आप भी है, मान लीजिए हमारे कई पत्रकार भाई है, आज भी हम, ये भारत की परंपरा है, सनातनी परंपरा है। अब मान लीजिए कल को मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई आक्षेप लग जाए या लगा दिया जाए, अदालत साबित कर दे तो उसके बाद तो आरोपी होगा। आरोप लगना अलग बात है, आदरणीय, मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि भारत की अदालत को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन भारत की अदालत कैसी है ये जग जाहिर है। अभी हमारे परसों की बात है, दिल्ली के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के एक विशिष्ट हाई कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश महोदय के यहाँ इतने करोड़ रुपए जो जले हुए प्राप्त की, उसको आप क्या कहोगे? वहां तो न्यायाधीश शब्द लगता है, गाड़ी पे न्यायाधीश का टैग लगता है, उनके कमरे पर, उनके मकान पे, उनके बंगले पे क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए?
क्या राजनेताओं बिल्कुल। की स्थिति ऐसे नहीं है? किसी का पद, ओहदा या फिर उसका जो है लिबाज क्या पहना है ये देख के नहीं, बल्कि उसका अपराध देख के जी उसे सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। आप ये भी मानते हैं ना गणेश जी महाराज, आप बुद्धिजीवी हैं, 35 वर्षों का आपको अनुभव है, कि बाबाओं का यदि बात करें तो जो एक चोला होता था, एक आचरण होता था, वो पूजनीय होता था, लेकिन उसमें गिरावट आई है। उसपे 100% आसाराम बापू जी के बाद में काफी स्कोप गिरा था हमारा। हम स्वयं भी जाते थे ट्रेनों में, हवाई जहाज में बाबा या राम किसी रहीम घरों में। के बारे में क्या हमको कहेंगे? बिल्कुल वहां दोष की स्थिति आती है, अंडरलाइन की जाएगी इस चीज को। बाबा रामपाल जो हरियाणा से थे, वहां भी भूल चूक हुई है। तो इस तरह से लोगों को हिप्नोटाइज करना, अपनी लेकिन दुकानदारी चलाना, इतने बड़े स्तर पे आकर के इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। जो जितना बड़े पद पे बैठा होता तो दोष का भी भागी उससे 1000 गुना वो माना जाएगा। इन्होंने किया, संतत्व को बदनाम किया, इनके कारण काफी गिरावट आई। हम जैसे धर्म के सामान्य नाम पे लोगों कुछ को, लोग ढोंग कर रहे हैं, हम मानते हैं। हम आदरणीय, हम लोगों को, सामान्य लोगों को अंदर घरों में घुसने के लिए लोग नफरत कर लेते हैं आज के 10 वर्ष पहले। ये स्थिति इसकी अपनी वजह क्या मानते हैं? यह है, सामने जो स्थिति आती है, फिर मीडिया जो वो चीज बड़े रूप में आ जाती है, क्योंकि वो साधु प्रतिष्ठित होता है। ये भारतीय सनातनी परंपरा है। इसमें राजीव दीक्षित जी बहुत बड़ी बात कहा करते थे कि जिसने भारत में जन्म लेकर के साधु का चोला पहन लिया, वो यदि ईमानदारी और सत्यता नहीं बरतेगा तो निश्चित तौर पे उसको दोष का भागी है। तो ये दोष हुआ है। बात करें नेताओं की, अधिकारियों की, आपने अभी वास्तु पे लंबी चर्चा की। ऐसे लोग जो है संरक्षण प्राप्त करते हैं, वो बाबा उनके पास और वो बाबाओं के पास, ये चोली दामन का साथ है। नेता जो है वो बाबा जी की शरण में रहते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, नेता बनते हैं, और फिर जो बाबा जी हैं वो उनसे जो है अपने मार्फत एक अलग से एक चीजों को आगे बढ़ाते हैं, उनको अपना आज्ञाकारी मानकर वो जो है उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, और उन चीजों के खुलासे या उनके साइड इफेक्ट बहुत बाद में होते हैं। देखो, सत्यता तो यह है कि भारत देश में जो साधु संतों की परंपरा है, अभी मैं एक वक्तव्य देख रहा था, तो उसमें हमारे संत समाज के शिखर पुरुष कैलाशानंद जी महाराज ने बताया कि मुझे पिछले कुंभ में, हरिद्वार के कुंभ में, एक ऐसे साधु के दर्शन हुए प्रत्यक्ष रूप से हमारे गुरु महाराज के साथ में, कि जिनकी पलकें आंखों से यहाँ तक लटकी हुई थी। तो जब उनसे पूछा गया कि ये कौन सा कुंभ आ रहा, तो वहां से साधु जी ने कहा कि कौन सा कुंभ है। तो हम लोगों ने जब बताया उनको कि ये अमुक सदी का है, तो उनका कहना ये था कि ये हजारों हजारों वर्ष पहले वाली स्थिति के साधु जी है। तो भारत देश ये साधु परंपरा का देश है, लेकिन इसमें कई कमियां हुई है आदरणीय, इसलिए इसमें सभी को हम मानते हैं सुधार की जरूरत है, नितांत आवश्यकता है। यदि आपने लंगोट धारण कर लिया, आपने साधु का वेश धारण कर लिया, आपने चद्दर डाल लिया, आपने माला डाल लिया, आप साधु के रूप में आए, तो आपकी सामाजिक जिम्मेदारी, आपकी राष्ट्रीय जवाबदारी, आपकी नैतिक जवाबदारी बढ़ जाती है समाज के प्रति। आप ज्योतिष का और वास्तु का जो है हम चर्चा कर रहे थे, इनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। यदि मुझे किसी वास्तु शास्त्री से अपनी कोई चीजें दिखानी है या उसके क्या साइड इफेक्ट है, तो उनको जैसे एक डॉक्टर का आइडेंटिफिकेशन होता है कि हार्ट का कौन है, किडनी का कौन है, फिजिशियन कौन है, या चर्म रोग विशेषज्ञ कौन है, तो आपके जो विशेषज्ञ हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, कोई ट्रेडमार्क का, कोई कैसे, कौन अपने आप में कितना बड़ा है, कैसे आदमी इसमें पहचानता है? एक बड़ी बात ये आती है सामने कि एक जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है या कोई सर्जन डॉक्टर होता है, उसके बाहर अपने आप ऑटोमेटिक लिखा हुआ होता है, और एक जो बेचारा झोला साहब होता है वो चुपचापी में अपनी आयुर्वेद की दवाई या कुछ एलोपैथी की दवाई दुकान है वो भी चला रहे हैं, तो चला करके, लेकिन वो एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी उसको दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से देख लेता। इसी प्रकार से जो है भेष से, भूषा से या उनके परिपक्वता से चीजें सामने आ जाती है। अब जैसे मान लीजिए आज एक कोई वरिष्ठ हमारे रजत शर्मा जी है, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और वो यदि स्टूडियो में बैठते तो लोग कह देंगे उनकी वाक चातुर्यता की ये वरिष्ठ पत्रकारिता में आते, उसी में फिर ये द्वितीय श्रेणी में आती है, तृतीय श्रेणी, तो वो सारी चीजें सामने आ जाती है। वो कोई छिप नहीं सकती है साहब। विद्वता एक ऐसी चीज है, उसकी वाणी से झलक जाती है। लेकिन जैसे महाराज जी, आप इस बात को मानते हैं कि बड़े हॉस्पिटलों में इलाज महंगा होता है, झोला छाप के यहाँ सस्ता होता है, और गांव में चले जाए तो और सस्ता होता है। ऐसे ही वास्तु शास्त्री, ज्योतिष शास्त्री हैं, जितना महंगा करो महंगा हो जाएगा, सस्ता करो सस्ता हो जाएगा। एक आम आदमी से चीजें दूर हो गई है। उसमें क्या होता है कि यदि वो
व्यक्ति के परिणाम के ऊपर में होता है, उस व्यक्ति वो कैसा परिणाम दे सकता है या परिणाम ला सकता है। मैं मेरी बात कह सकता हूँ। मैंने 35 से ज़्यादा वर्ष हो गए मुझे इस विषय के ऊपर में, तो मैंने आज तक आदरणीय लाखों परिवारों का हित किया है और भगवान की कृपा से सफलता की ओर मेरी गाड़ी जा रही है। उसके प्रभाव से जो मेरी आत्मा संतुष्ट है कि मैंने जीवन में इतना भला किया, इतना काम किया लोगों का। तो ठीक आपके बारे में मैंने देखा बाबरी मस्जिद ढांचा गिराने में आप शामिल थे। हाँ, मैं राजनाथ जी को आशीर्वाद देने में आप जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब आप थे। बीजेपी के लिए आप नारा लिखते हैं कि भाजपा 400 पार हो जाएगी। तो ये देखिए, आपका जो व्यक्तिगत जीवन है। मैं एक ज्योतिषी भी रहा, मेरी पढ़ाई ज्योतिष की प्रारंभिक शैशव काल में थी। तो मैं पिछले लंबे समय से विधायकों का, एमपी का, मुख्यमंत्री का, इन लोगों का लगभग अनुमानतः लगा लेता हूँ मैं कौन सी राशि चल रही है, कैसा ग्रह आएगा। अब जैसे भजन लाल जी का ले लीजिए, हमारे राजस्थान में भजन लाल जी के भय को भी कोई नहीं जानते थे, लेकिन मैंने कम से कम 10 लोगों को 2 दिन पूर्व रात्रि में मैंने मैसेज डाले कि भाई इस बार जो है भगवान शनि का जो है समय आ रहा, तो मकर और कुंभ राशि की प्रधानता आएगी, कुछ ज्यादा लोग जो है अमुक राशि के बनेंगे। तो इस हिसाब से एक योग बन गया। मेरे स्वयं के जो है कम से कम 20-30 ज्योतिषी लोग हैं। मेरे एक बहुत नजदीकी एस्ट्रोलॉजर है आचार्य चंद्रशेखर शर्मा, उन्होंने चुनौती के साथ में ये मुझे भी व्हाट्सएप भेजा था कि भजन लाल शर्मा जी का कद बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जबकि वो तो उनको जानते भी नहीं थे। तो ये राशियों का तालमेल है, ग्रहों के ऊपर ही आधारित होती है। बताइए ना, मोदी जी का कैसा समय चल रहा है? मोदी जी का जो है अभी समय अच्छा चल रहा है। मोदी जी के साथ एक कुछ किंवदंतियां जुड़ी हुई। मोदी जी का मैंने हाथ देखा था 2003-4 के अंदर में, तो उनका स्वयंभू हाथ है। स्वयंभू का मतलब होता है अपनी व्यवस्था स्वयं खड़ी करना। तो उनके हाथ की रेखाएं माननीय मोदी साहब की ऐसी है, वो स्वयं निर्मित व्यवस्था है। तो इसलिए वो ज्योतिष और वास्तु भी वहां थोड़ा सा वो हो जाता है। हालांकि ज्योतिष वास्तु का अपना प्रभाव है, ग्रहों का अपना प्रभाव है, लेकिन कुछ सभाजीत लोग होते हैं, कुछ समयजीत लोग होते हैं। तो मोदी जी सभाजीत भी है, समयजीत व्यक्ति भी है। मोदी जी के ग्रह काफी अच्छे ग्रह है और उससे ज्यादा उनकी दृढ़ निष्ठा है। वो दृढ़ता के साथ में कोई काम करते हैं। एक अनुभवी व्यक्ति है। बाल्यकाल से उन्होंने अपने घर को त्याग करके, ये सच्चाई है क्योंकि मैं उनके पैतृक गांव भी अनुष्ठान किया हुआ हूँ, बड़नगर, जहाँ गुजरात से आप थे, और मेरा गुजरात से बहुत ताल्लुकात रहा है। तो वो अपनी व्यवस्था स्वयं रचना रचते हैं। कैसे रचते हैं? जैसे भगवान विश्वामित्र जी ने और वशिष्ठ जी ने एक कल्पना की, तो आपस में दोनों संतों का जब विवाद हो जाता है, प्राच्य काल का ये सच्ची घटना है। तो विश्वामित्र ने कहा मैं मेरी नई सृष्टि रच दूंगा। तो सबसे पहले नारियल के पेड़ को की रचना की, उसमें 2 आंख भी दिखती है कि आप छीलो, उसमें जटा भी दिखती है, साधु संत की एक नई सृष्टि रचनी। तब जाकर के ब्रह्मा जी को मानना पड़ा कि नहीं आप तो ये संतों की तपस्या, मोदी जी संत के रूप में प्रतिष्ठापित आदरणीय, इसलिए उनके लिए एक सैल्यूटेबल स्थिति बनती है। यदि बात करें अभी निकट भविष्य में चुनाव के, आप चुनाव पे बहुत सारे आंकड़े देते हैं, उनकी जानकारियां देते हैं। तो बिहार में अब चुनाव है, क्या स्थिति रहेगी आपके अनुसार? बिहार में भी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं जहां तक बात आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की काफी अच्छी स्थिति वहां बन पाएगी। मुख्यमंत्री कौन बनता क्या बनता, वो तो नाम सामने आते उस समय, लेकिन कब चुनाव होते उसमें भी है। परंतु अभी की गणना की वृष राशि, वृष का स्वामी शुक्र होता और शुक्र की प्रधानता शनि मित्र है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसकी राशि स्वामी शनि भगवान होते हैं, शुक्र वहां की राशि स्वामी है, तो शनि और शुक्र की मैत्रिता योग बनती है। तो भारतीय जनता पार्टी की। गणेश जी महाराज ने 6 साल पहले दिल्ली में एक मुलाकात की। वो मुलाकात थी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। जी 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 जी, सच में मैं गया था, समझ ही गए। सच में मैं गया था और मैंने उनको कहा था कि आपका जो है ये स्थिति आएगी और दूसरा टर्म भी आपका होगा। और बड़ी बात तो ये है कि उस समय भारतीय मैं एक हिंदू विचारक हूँ आदरणीय, सभी मेरे देशवासियों, तो मुझे जो है मेरे विचारधारा के लोगों ने भी, साधु संतों ने भी, हमारे संघ के स्वयंसेवकों ने भी खूब जो है दुत्कारा कि आप जो है आपने भाव चढ़ा दिया। मैंने कहा कि 1 साइड गेम होगा, एक आधा कोई आ जाए तो आ जाए, नहीं तो क्योंकि केजरीवाल जी का उस समय में ग्रह का ऐसा ही योग था और उनकी संरचना थी। खुद के ग्रह ठीक नहीं थे, आप उनके पास जा पहुंचे। वो देखिए आदरणीय, उसमें होता कि मैंने आपको पहले ही बताया कि
तो आप अपने ग्रह तो देख के जाते हैं गणेश जी महाराज। कितना भी स्पेशलिस्ट हो जाओ, अपना वो इलाज नहीं कर सकता। मैं मेरा इंजेक्शन नहीं लगा सकता हूँ। आजकल तो वो लगने लग गए, पेट में लगाते हैं कुछ लोगों शुगर के, इंसुलिन के, लेकिन ऐसा नहीं है, इलाज दूसरों को ही करना पड़ता है। तो ये तो मेरा विषय है आदरणीय। केजरीवाल जी के साथ में मेरी जो है 2 मुलाकातें, अच्छी मुलाकातें हुई, और उसका प्रभाव मुलाकात में और याद दिला देता हूँ, फिर आप जवाब देते रहना। योगेंद्र यादव से भी आपकी एक मुलाकात जी 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 वो हुई थी। और जब मैं उनका जब वो हुई वो व्यवस्था, तो मैंने उनको देखा समझा, लेकिन उसी समय मेरे जो भाव ये थे कि भाव काफी डाउन रहेंगे, क्योंकि सच्चाई है कि उनका निवास का जो वास्तु बहुत ज्यादा गड़बड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा गड़बड़ाया हुआ था। यानी 100 में से -000 थे। और एक बड़ी बात बता दूं, आम आदमी पार्टी का दिल्ली का जो मुख्यालय कार्यालय है वो बहुत ज्यादा वास्तु के विपरीत है। कांग्रेस पार्टी का नया कार्यालय बन रहा है, वो बहुत ज्यादा दोषी हो रहा है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को जानबूझ के ऐसा कार्यालय दे दिया जो आप जैसे अब ये बता दिया हो, ये उनका वास्तु दोष है, अब ये और वो उभरे ही ना उससे। इस रणनीति में मैं हमारे मोटा भाई अमित शाह जी को मानूंगा। हो सकता है उनकी वो सोच हो, परंतु इस सलाह में आप तो शामिल नहीं थे। नहीं, मैं इसमें नहीं था, परंतु ये इससे कोई जो है नकारा नहीं है। हमारे माध्यम से आम आदमी पार्टी वालों क्या कहेंगे, अगर वो कार्यालय छोड़ दें तो फिर से राइज करें? बिल्कुल बिल्कुल, यदि 100% वो अपने कार्यालय को जो है वास्तु सम्मत बना ले। मैंने तो माननीय उद्धव ठाकरे साहब को भी चुनौती दी थी कि आपकी जगह जो है बहुत ज्यादा गलत, आपका मुख्यालय ये 0 लेवल पे, ये आपका ग्राफ को, आपकी इज्जत को, आपके मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को डाउन करेगा, और उसका हम सामने देख रहे हैं। ये वास्तु का एक मानव जीवन में कितना इफेक्ट मानते हैं आप? आदरणीय, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जैसे हर चीज का एक महत्व होता है। हमारे इस कैमरे के सामने जो ये 2 लाइटें, इनका भी अपने आप में महत्व है। हाँ, हम जो जूते पहनते हैं उसका भी अपने आप महत्व है, लेकिन कहाँ है जैसे इस कारपेट के ऊपर में जूतों का। महाराज जी, मैं रोक रहा हूँ क्षमा के साथ, हर चीज में महत्व ढूंढेंगे तो आदमी अपना कर्म कब करेगा? नहीं आदरणीय, ये भी एक कर्म है, ये भी एक कर्म है। वास्तु का हिंदी अर्थ होता है वास्तव में। तो यदि हम वास्तव में, जैसे मैंने पानी पिया अभी तो पिया, चाय पी तो पी, जहर खाया तो खाया। लेकिन आप जैसे जो ज्योतिष हैं, वास्तु वाले हैं, वो कहते हैं इधर मुंह करके बैठिए, इधर सोइए, इधर पानी पिए, इधर जागिए, शौचालय का मुंह उधर रखिए, रसोई का उधर रखिए। तो फिर आदमी अपनी दिनचर्या को कब जिएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत छोटी बात है। ये यदि एक बार जीवन में अपना लेता है, यहाँ तो गाड़ियों का भी होता है। आप तो अपन निवास की बात करें, जैसे मारुति कार है, मारुति कार का वास्तु जो है, अब मारुति वाले ये नहीं कहना कि मैं पिछले लंबे समय से कह रहा हूँ कि 100 में 100% उन्होंने सुधार रखा है, तो उनकी बल्ले बल्ले हो रखी है। तो इसको मानना चाहिए आदरणीय। एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट है, वैज्ञानिक विषय है, इसको हमें जीवन में स्वीकार करना चाहिए। इससे जीवन में आनंद आता, तन्मयता आती है। इन सब चीजों का कैसे ध्यान रखें? 2-4 टिप्स आप जो है लोगों को बताएं कि इन चीजों का ध्यान रखें। हमारा जैसे मान लीजिए निवास है, तो निवास में हम चारों दिशाएं हमारे लिए उपयुक्त है। पूर्व भी, पश्चिमी, उत्तर भी, दक्षिण दिशाओं का कहीं कोई दोष नहीं है, सब दिशाएं हमारे लिए स्वीकार्य है। जिस प्रकार से एक बीच में एक बात हो रह जाती है, स्वामी रामदेव जी महाराज ने अभी एक वीडियो उनका वायरल हुआ था 5-6 साल पहले, तो उन्होंने भगवान शनि देव के बारे में कहा था कि शनि काले भाटे में यदि बैठा या इन पूजा पंडितों में कुछ है तो क्यों। और तत्काल प्रभाव से न्याय के देवता होने के कारण स्वामी जी का ग्राफ काफी डाउन हुआ, उनके ऊपर में काफी आरोप प्रत्यारोप लगे, काफी अपमान उनको कई जगह सहन करना पड़ा, यहाँ तक कि उनको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा। उसमें भी कहा कि जो दुनिया का इलाज करता वो कैसे हॉस्पिटल में हो रहा, यहाँ तक की स्थिति आई है। तो वो ग्रहों के कारण ऐसी स्थिति आती, वास्तु के कारण आती। लेकिन स्वामी जी का वास्तु बहुत बढ़िया है, ग्रह बहुत ज्यादा अच्छे उनके। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा में हमारा निवास ज्यादा फलप्रद होता है। सोने की दिशा हमारी दक्षिण दिशा में सिर हो, टॉयलेट की स्थिति कहाँ हो, रसोई कहाँ हो, ये 4-5 चीजें यदि व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले तो सुचारू रूप से उनका जीवन जो है समृद्धता की ओर चला जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ऐसा नहीं है कि वास्तु ही सब कुछ, ये भी नहीं मानना चाहिए। उसका कर्म भी है, उसका भाग्य भी, उसके प्रारब्ध भी है, लेकिन वास्तु का भी अपने जीवन में कितना %? यदि
ये चीज मानी जाए तो मैं मेरे हिसाब से अगर मैं पूरा 100% वास्तु ठीक करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं नहीं तो क्या नहीं मुझे नहीं खाने नहीं, को उसका मिलेगा? फिर कारण ये होगा कि यदि आपने 100% वास्तु ठीक कर लिया है और उसके अनुरूप आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं तो 20-30% तो आपकी गाड़ी दौड़ेगी, क्योंकि वो कर्म किया आपने। वास्तु का मतलब कुछ कर्म होता, आपने पानी यहाँ रखा, आपने ये चीज अमुक रखी, टेबल बैठने का स्थान के, तो कोई ना कोई ऑटोमेटिकली वो जगह अपने प्रभाव के कारण, अपने ग्रह शक्ति के कारण वो अपना काम करेगी। और 20-30-40-50% आपको आराम से कुछ भी मत करो, लेकिन वो सोच ऐसी कर देगी कि वही 25-30%, 50%, 500% भी आ जाएगी, क्योंकि आप उपयुक्त जगह पे बैठ चुके हो। इसलिए इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। और ये भी नहीं मानना चाहिए कि वास्तु ही सब कुछ है, क्योंकि वास्तु ही सब कुछ है तो फिर और चीजें भगवान का नाम का हम क्या करेंगे। इसलिए सबका अपना मुहूर्त का भी अपना महत्व है। जो शुभ घड़ी होती है उसको देखा जाता जी, है, कब जो है नींव रखी जाए, हमारे कब हम विवाह किया जाए। प्रभु जी, हमारे यात्राओं में पहले 8-10 चीजें देखी जाती थी। जब हम कोई मंगल यात्रा करते थे या कमाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए जाते थे, तो ब्राह्मण देवताओं से, विद्वानों से, पंडितों से पूछते थे, तो 8 चीज, दिशाशूल देखा जाता था, चंद्रमा देखा जाता था, योगिनी देखी थी, राहु काल देखा जाता था, कई चीजें, चौगड़िया देखा जाता था। तो हम 8-10 चीजें देख करके उस मुहूर्त को, आज भी मुहूर्त की स्थिति है। आज अधिकांश विवाह जो है बिना मुहूर्त में बैठ रहे हैं, उसका परिणाम हमारे सामने आ रहा है। पहले हम इन चीजों को बहुत ही सटीक प्रामाणिकता के आधार पे किया करते थे। ऐसा लगता है गणेश जी महाराज, आजकल जो आपाधापी है और जो जिस स्पीड से दुनिया जी रही है 21वीं सदी में, तो जो पंडित लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, आचार्य लोग हैं, वो भी लोगों के अनुसार चल रहे हैं। हाँ, जैसे लोग चाहते हैं कि फेरे 2 बजे हो तो वो 2 बजे की हाँ भर लेते हैं। वो कहते हैं सुबह 9 बजे हवन लिखवाया था, 1 घंटा लेट हो गए तो 10 बजे शुरू कर देते हैं। ये यहाँ से जैसे कुछ लोग, मैं एडवाइस के तौर पे बता दूं, कोई बच्चा डॉक्टर के पास जाता है, वो उसको लिखता है कि गोली देनी चाहिए, माँ कहती है गोली नहीं लेगा तो पीने की लिख देता है। आजकल तो लोग बच्चे भी मुहूर्तों से पैदा करें, पूछ पूछ करके कितने बजे पेट फड़ाऊं, कितने बजे ऑपरेशन करो, ये स्थिति भी आ रही है। लेकिन फिर भी घर टूटते क्यों है, फिर भी रिश्ते बिखरते क्यों, उसका सामाजिक ताना बाना उसका प्रभावित मूल क्यों है? कारण है, हम सामाजिक व्यवस्थाओं से बहुत दूर जा चुके लेकिन हैं। ऐसा नहीं है कि मूल कारण जो है वो संस्कारों का अभाव है। बिल्कुल है, ज्वाइंट फैमिलियां टूट रही है, मानेंगे। बुजुर्गों की रिस्पेक्ट कम हो बिल्कुल। गई है और उनसे संस्कार नहीं मिल रहे हैं। इस पे मेरा ये कहना है कि अब इस कर्म को करने वाले वैसे रहे ही कहाँ है, कोई कर ही नहीं रहे हैं। कोई इक्के दुक्के, कोई गिने चुने गिरे। जिस प्रकार से हमारी परंपरा में धोती गायब हो चुकी, हमारी परंपराएं गायब हो चुकी। अब आप यहाँ से लेकर के दिल्ली तक चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, हवाई जहाज में चले जाओ, बस में चले जाओ, 1 लाख लोगों को देखोगे तो शायद एक व्यक्ति धोती पहना हुआ मिलेगा। तो परिवर्तन अक्सर जो आचार्य हैं, ज्योतिष वाले हैं, पंडित पुजारी हैं, वो अपने थैले में रखते हैं उस ड्रेस को और जहां पे उनको पहननी होती है वहां पहनते हैं। वो शर्म महसूस करते हैं। वो भी गलत है। उनको उसका कारण क्या है? आजकल ये वाहन व्यवस्था, चलने उलने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था, बेचारे कहाँ खाए कहाँ पहने, इसलिए वो कोई खास बात नहीं। लेकिन ब्राह्मण का, विद्वान का, मैं ब्राह्मण नहीं कहूंगा, विद्वान कहूंगा, जिस प्रकार से हमारे स्वामी रामदेव जी जो विद्वता के कारण अपना कर्तव्य पालना में परिपूर्णता के साथ निभा रहे हैं। हमारे और कई आचार्य हैं, स्वामी जी तो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा खेल किया अपने जीवन के अंदर में। देश की हमारी साधुओं की गरिमा को वो स्वामी रामदेव ने गिरी हुई गरिमा को उठाया, इसके लिए धन्यवाद। कि वो तो ब्राह्मण नहीं है, वो तो यदुवंश है। परंतु इस प्रकार से अब हमें इसी प्रकार के संतों की आवश्यकता है। हमारे योगी जी हैं, राजनीतिक साधु है, लेकिन वो अपनी आते ही सबसे पहले उन्होंने जो है राजनीतिक सुचिता प्राप्त की। योगी जी है उस परंपरा में। अक्सर तो कहते हैं साधु की जगह जो है वो मंदिर में होती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो है कई सारे साधु की जगह समाज में होनी चाहिए। समाज को दिशा देने का काम यदि कोई कर सकता है, राजनीति जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यदि उसमें राजनीति को भी यदि आ जाती है, क्यों, उसका एक कारण है, क्योंकि राजनीति के बिना लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसी को भगवान मानते हैं। हमारे आज के 15-20 वर्ष पहले एक बड़ी पार्टी थी भारत देश की, अभी भी है, ऐसा नहीं, विपक्ष में बड़ी पार्टी के रूप में है। तो उस समय उसकी टिकटों की स्थिति 20-30 करोड़ रुपए हो गई थी, परंतु आज उसका ग्राफ गिर चुका। और एक सफेद कुर्ता पजामा, सफेद ड्रेस पहन करके जो व्यक्ति आता था, उसको लोग नेताजी की दृष्टि से करते थे। बाद में समय का परिवर्तन हुआ, लोगों ने सच्चाई जानी और वहां विरोध होना शुरू हो गया। इसलिए ऐसा नहीं है,
साधु राजनीति नहीं कर सकता। राजनीति सबको करने का हक है, एक सामान्य व्यक्ति भी राजनीति कर सकता है, एक हमारा भंगी भाई भी झाड़ू निकालने वाले की भी क्षमता है और देश को आकर के शीर्ष नेतृत्व दे सकता है। साधुओं को राजनीति का नहीं, कोई बुराई नहीं, ऐसा नहीं है, वो समय के साथ चलना चाहते हैं। अब जैसे आप मुझे कहेंगे कि आप संतत्व धारण कर रखे हैं और आप मोबाइल को क्यों यूज करते हैं, आदरणीय की आवश्यकता है। और फिर यदि हम इन कपड़ों को पहन करके समाज को दिशा दे रहे हैं। गणेश जी महाराज का कहना है कि 21वीं सदी और समय की गति के साथ चलना साधुओं की मजबूरी है। अब इसे शौक कहें या मजबूरी, ये तो बेहतर जो है गणेश जी महाराज जानते हैं। लेकिन महाराज जी, आपने सारी चीजों के खूबसूरती से जवाब दिए। मानव जीवन को सरलता से जीने के लिए आप चलते चलते क्या कहेंगे लोगों को कि ज्यादा भ्रम में ना पड़ के सरलता से लोग जो है कम जो है इन आचार्यों में, ज्योतिषाचार्यों में ना करके अपने कर्म को कैसे जो है स्ट्रॉन्ग करें, किन चीजों का ध्यान रखें? समय की पालना की जाए, सुबह जल्दी उठा जाए, रात को जल्दी सोया जाए, खाने पीने में सावधानी रखी जाए। अभी सबसे बड़ी बात जो भारत के सामने आ रही है वो स्वास्थ्य की बात आ रही है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य का पक्ष जो ग्राफ काफी डाउन हुआ है। शुगर के, ब्लड प्रेशर के घर घर में मरीज हैं। हमारी आयु की गति, पहले भारत देश में 100 वर्ष से ज्यादा जिया करते थे, बीच में जो है गति कम हुई। अभी दोबारा लोगों ने जब से 10-15 साल से योग का जो प्रभाव फैला है, तो इसके कारण हमारी आयु की गति में कुछ सुधार हुआ। लेकिन हम खान पान को, समय के साथ चलने की स्थिति को यदि हम स्वीकार कर ले और पारिवारिक व्यवस्था को एक साथ, जैसे कोरोना ने हमको सिखा दिया कि हम परिवार के साथ में, समाज के साथ जिए, और हम खर्च की जहां तक स्थिति आती है, हम यदि भगवान हमको 2 रुपए ज्यादा देते तो समाज के लिए देना सीखो, गरीबों के लिए देना सीखो, गिरे हुए को उठाना सीखो। ये काम करने चाहिए और भगवान का नाम लेकर के, क्योंकि भारत देश सनातन देश है, परमात्मा का देश है। ईश्वर की साक्षी मान करके हम परिवारजनों के साथ में आनंद के साथ, सुकून के साथ जीवन जिए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बेहद शुक्रिया गणेश जी महाराज। तो ये थे गणेश जी महाराज वास्तुशास्त्री, जिन्होंने न केवल पार्लियामेंट बल्कि राजस्थान विधानसभा के साथ साथ तमाम उन मुद्दों पे चर्चा की जो हमारे समाज के साथ साथ दिनचर्या में भी सभी परिवारों के, आमजन के, व्यापारी, नेताओं, अभिनेताओं के काम आते हैं। और उम्मीद है कि ये इनकी चर्चा से जो टिप्स मिले हैं वो सभी को काम आएंगे और आप अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे। फिर मिलेंगे जल्दी किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं आपके चैनल की शुभकामना चाहता हूँ। मेरा आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है।